हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर 11 का वीडियो नंबर 17। तो बेटे ये 11वीं यूनिट का 17वां वीडियो है और इससे पहले 16 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 11 को पूरा पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्ज़ाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें पढ़ने हैं कार्बन के अपर रूप, और कार्बन के अपर रूप में हम पहले पढ़ेंगे हीरा या डायमंड। तो आज का हमारा मेन फोकस जो रहेगा वो हीरे या डायमंड पर रहेगा, ठीक है। तो जल्दी से आप अपनी नोटबुक में हेडिंग लिख लो। हेडिंग लिखो कार्बन के अपर रूप, ये हेडिंग लिख लो पहले आप, कार्बन के अपर रूप। फिर इसके बारे में बात करते हैं हम। हेडिंग लिखो कार्बन के अपर रूप। लिख लिया बेटे? ठीक है। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि सर अपर रूप किसे कहते हैं। तो पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं अपर रूप का क्या मतलब होता है। मान लो आपके पास कोई भी तत्व है और उस तत्व के परमाणु विभिन्न प्रकार से आपस में जुड़ते हैं, अलग अलग तरीकों से आपस में जुड़ते हैं और अलग अलग पदार्थों का निर्माण करते हैं। जैसे कार्बन, एक विशेष तरीके से कार्बन के परमाणु जब आपस में जुड़ते हैं तो बनता है हीरा, यानी हीरे में भी कार्बन के परमाणु ही होते हैं। और एक विशेष तरीके से कार्बन के परमाणु जुड़ते हैं आपस में तो बनता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट भी कार्बन ही है। और विशेष तरीके से कार्बन के परमाणु आपस में जुड़ेंगे तो बनेगा फुलेरीन, वो भी कार्बन परमाणु है। लैंप ब्लैक भी कार्बन परमाणुओं से ही मिलकर बनता है, ठीक है। वुड चारकोल भी कार्बन परमाणुओं से मिलकर बनता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनमें केवल कार्बन परमाणु ही होते हैं। तो कार्बन परमाणुओं के विभिन्न प्रकार से जुड़ने पर अलग अलग तरह के पदार्थ हमें प्राप्त होते हैं और उन सभी पदार्थों को हम कहते हैं कार्बन के अपर रूप। तो अपर रूप का मतलब होता है जब किसी पदार्थ के परमाणु विभिन्न प्रकार से आपस में जुड़कर विभिन्न प्रकार के पदार्थों का या अलग अलग प्रकार के पदार्थों का निर्माण करते हैं, तो इन अलग अलग पदार्थों को हम कहते हैं उस परमाणु या उस तत्व के अपर रूप, ठीक है। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं, आपने हेडिंग लिख रखी है कार्बन के अपर रूप। अब कार्बन के अपर रूप में आप एक काम कर लो, एक हेडिंग लिख लो कार्बन के अपर रूप में क्रिस्टलीय अपर रूप। एक हेडिंग लिखो क्रिस्टलीय अपर रूप। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कार्बन के क्रिस्टलीय अपर रूप कौन कौन से होते हैं। क्रिस्टलीय अपर रूप से तात्पर्य यहाँ है कि वे अपर रूप, वे पदार्थ जिनके क्रिस्टल बनते हैं। किसके अपर रूप पढ़ रहे हैं हम? कार्बन के, ध्यान रखना। तो कार्बन के क्रिस्टलीय अपर रूप में एक तो आप ध्यान रखोगे हीरा। क्या ध्यान रखोगे? हीरा। एक तो आपको हीरा ध्यान रखना है, कोमा। एक आपको ध्यान रखना है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, ठीक है। और एक आपको ध्यान रखना है फुलेरीन। इन तीनों के बारे में स्टडी करेंगे हम। ध्यान रखना, तीनों के बारे में हमें स्टडी करनी है, तीनों के बारे में हमें पढ़ना है। तो यदि कोई आपसे पूछता है ना कि कार्बन के क्रिस्टलीय अपर रूप बताओ, तो इन तीन के नाम तो कम से कम आपको बताने, हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरीन। अब दूसरी बात यह है कि जब हमने क्रिस्टलीय अपर रूप पढ़ लिए तो आप एक हेडिंग डाल लेना अक्रिस्टलीय अपर रूप। कार्बन के अक्रिस्टलीय अपर रूप भी होते हैं, यानी ऐसे अपर रूप होते हैं जिनके क्रिस्टल नहीं बनते हैं। तो कार्बन के अक्रिस्टलीय अपर रूप कौन कौन से हैं? जैसे कोक है, ठीक है। इसके अलावा कोक के अलावा कार्बन है। कार्बन के आप
एक काम करो, चारकोल लिखो, कार्बन का एक अपर रूप चारकोल। ठीक है, तो कोक है, चारकोल है, इसके अलावा आप वुड चारकोल भी लिख सकते हो, या फिर आप एक काम करो कोयला लिख लो, कोयला। ठीक है, ये सब क्या है, अक्रिस्टलीय अपर रूप हैं कार्बन के। तो आज हमारा मेन फोकस रहेगा, मैंने आपको बताया कि भाई कार्बन विभिन्न प्रकार से, कार्बन के परमाणु जब आपस में जुड़ते हैं तो विभिन्न प्रकार के पदार्थों का निर्माण होता है। उनमें से कुछ पदार्थ ये हैं कि कार्बन एक स्पेशल तरीके से जुड़ेगा तो हीरा बनता है, कुछ और अलग तरीके से जुड़ेगा तो ग्रेफाइट बनता है, फुलरीन बनता है, कॉक, चारकोल, कोयला, ये सब जो हैं वे कार्बन के ही रूप हैं। ठीक है, जब कोई एक तत्व विभिन्न रूपों में पाया जाता है तो उसके विभिन्न रूपों को हम कहते हैं अपर रूप, और उसके विभिन्न रूप इसलिए बनते हैं क्योंकि वो विभिन्न प्रकार से जुड़ता है, आपस में अलग अलग तरीके से जुड़ता है। क्लियर बात। तो आज का हमारा फोकस रहेगा इसके पहले क्रिस्टलीय अपर रूप यानी हीरे पर। तो आप अपनी नोटबुक में हेडिंग लिख लो, आप हीरा, हीरा हेडिंग लिख लो, हीरा। हीरे को हम कहते हैं डायमंड, DIAMOND, डायमंड। तो हीरा या डायमंड आप हेडिंग लिख लो अपनी नोटबुक में, इसके बारे में ही आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो हीरे में सबसे पहले एक बात मैं आपको बताता हूं, हीरा कार्बन का शुद्धतम रूप है, यानी सबसे शुद्ध रूप क्या है, हीरा है। किसका, कार्बन का। तो यहां सबसे पहली बात तो आप एक लिख लो, नंबर 1 डाल के लिख देते हैं, कार्बन का शुद्धतम रूप, कार्बन का शुद्धतम रूप। तो हीरे को आप कार्बन का शुद्धतम रूप कह सकते हो कि कार्बन सबसे शुद्ध रूप में पाया जाता है हीरे में। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी बात आपको यह ध्यान रखनी है, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था WL ब्रेग। ठीक है, WL ब्रेग उनका नाम था, और उन्होंने एक बात बताई थी, उन्होंने एक खोज करी थी हीरे के ऊपर, एक्स किरणों का उन्होंने प्रैक्टिकल करा था। जो हीरा है उसके ऊपर एक्सरेज डाल ली थी, और एक्सरेज डालकर उन्होंने एक बात बताई थी, उन्हें पता चला था कि हीरे में जो कार्बन परमाणु होते हैं ना, उनकी त्रिविम व्यवस्था होती है और चतुष्फलकीय। ठीक है, तो WL ब्रेग इन्होंने खोज की थी इस बारे में, एक्स किरणों के प्रयोग से। इन्होंने बताया था कि हीरे में कार्बन परमाणु जो होते हैं, उन कार्बन परमाणुओं की त्रिविम यानी 3 डायमेंशनल, त्रिविम चतुष्फलकीय व्यवस्था होती है, चतुष्फलकीय व्यवस्था होती है, चतुष्फलकीय व्यवस्था होती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है भाई। वैसे तो मैं सारी पॉइंट्स आपको अभी सिखाऊंगा साथ के साथ, पर ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। आप इन्हें नॉर्मल पॉइंट के तौर पे लिख लो, फिर मैं हीरे के गुण बताऊंगा ना, तो वहां आपको पॉइंट्स लिखवाऊंगा। अभी तो आपको 2 बातें ध्यान रखनी है कि हीरा कार्बन का शुद्धतम रूप है, पहली बात, और WL ब्रेग ने अपना एक्स-रे एक्सपेरिमेंट किया था। ये जो बात उन्हें पता चली थी वो एक्स किरणों के प्रयोग से पता चली थी, एक्स रेज से उन्होंने पता लगाया था इस चीज का कि इसमें जो कार्बन परमाणु हैं उनकी त्रिविम व्यवस्था होती है। त्रिविम का मतलब तीनों दिशाओं में कार्बन परमाणु जुड़े होते हैं। ठीक है, एक्स अक्ष में भी, वाई अक्ष में भी और जेड अक्ष में भी, और चतुष्फलकीय व्यवस्था होती है। किस तरीके से, देखो थोड़ा सा मैं आपको हिंट देता हूं कि मान लो हमारे पास एक कार्बन परमाणु ये है और एक कार्बन परमाणु ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। ये कितने कार्बन परमाणु हैं? 6। तो इनके बीच बॉन्ड बना हुआ है इस तरीके से, देखो जरा ध्यान से, ये बॉन्ड बने हुए हैं कार्बन परमाणुओं के बीच। अब देखो आपको यहाँ एक षटकोण नजर आ रहा, इसमें क्या होता है, इसमें इसके पास भी इस तरीके से कार्बन परमाणु आपस में जुड़े हुए हैं। यहाँ भी कार्बन परमाणु है, यहाँ भी और यहाँ भी। और यहाँ इसमें मैं आपको बताऊं, थोड़े से बड़े बनाऊं कार्बन परमाणुओं को, देखो जरा ध्यान से,
इसमें यहाँ भी इस तरीके से कार्बन परमाणु होंगे जुड़े हुए, यानी यहाँ भी कार्बन परमाणु होगा, यहाँ भी और यहाँ भी। अब यहाँ जो है आपको एक बात ध्यान रखनी है, इसमें बात ये ध्यान रखनी है कि जो आपका इधर भी होगा कार्बन परमाणु, ऊपर भी, इस तरह भी, इस तरह भी, ये जो है कार्बन परमाणु आपस में जुड़े हुए हैं। यहाँ ऐसी व्यवस्था होगी, यहाँ ऐसी और यहाँ ऐसी। तो आप नॉर्मली जब देखते हो ना, तो नॉर्मली आपको एक बात देखने को मिलती है कि यदि आप इस कार्बन परमाणु की बात करते हो, चलो इसकी करते हैं, तो इस कार्बन परमाणु में नॉर्मली बच्चा सोचता है कि सर इस कार्बन परमाणु ने तो 3 ही बॉन्ड बना रखे, और जब 3 बॉन्ड बना रखे तो ये तो चतुष्फलकीय व्यवस्था हो ही नहीं सकती। तो होता क्या है, इसमें पीछे की तरफ भी बॉन्ड है एक, इसमें पीछे की तरफ भी एक बॉन्ड है, यानी ये टोटल 4 बॉन्ड बनाएगा, 1 2 3 4। मतलब इनमें सब में पीछे की तरफ एक बॉन्ड होता है। इस तरीके से आप उस बॉन्ड को दिखा सकते हो, इनमें सब में पीछे की तरफ भी बॉन्ड होता है। इस तरीके से आप उस बॉन्ड को दिखा सकते हो कि किस तरीके से वो बॉन्ड पीछे की तरफ होता है। ठीक है, या तो उसे कहो कि वो बैक साइड में बॉन्ड है, या फिर उसे कहो कि वो बॉन्ड फ्रंट साइड में है। तो मैं हर एक कार्बन परमाणु पर 4 बॉन्ड दिखाऊंगा। देखो 4 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 4, हर एक देखो 1 2 3 4। तो क्या होता है कि जैसे मैंने पीछे की तरफ ये बॉन्ड दिखाए ना, उन बॉन्ड पे भी दूसरे ये कार्बन परमाणु होगा यहाँ, और इसी तरह की व्यवस्था होगी जैसी व्यवस्था यहाँ। यूँ समझ लो कि एक लेयर है, एक परत है, उस एक परत के मैंने 3 रिंग बनाए हैं। इसी तरीके से पीछे की तरफ भी रिंग होंगे, थोड़े आगे की तरफ रिंग होंगे, लेफ्ट में भी होंगे, राइट में भी। कुल मिला के बात यह है कि एक्स अक्ष में भी इसका प्रसार होगा, और वाई अक्ष में भी इसका प्रसार होगा, और जेड अक्ष में भी इसका प्रसार होगा। जेड अक्ष जो बोर्ड से बाहर आता है उसे हम ऐसे दिखाते हैं ना, जेड अक्ष को। तो तीनों एक्सेस में इसका प्रसार होगा। तो यदि नॉर्मली आप देखोगे ना, तो नॉर्मली ब्रेग ने बताया था कि ये जो कार्बन परमाणु है ना, इसके पास एक बॉन्ड तो ये है, एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये है, 3 बॉन्ड तो आपको दिखते ही हैं, जैसे यहाँ दिखाई दे रहा है ना, 1 2 3। पर ये जो चौथा बॉन्ड है वो भी है इसके पास। ये चौथा बॉन्ड ऐसे है कि ये अंदर की तरफ को जा रहा। इस चीज़ को आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे मैं आपको कहूँ कि हमारे पास मान लो ये 3 बॉन्ड हैं, इस तरीके से देखो, देख पा रहे हैं ना आप इन 3 बॉन्ड को। और एक बॉन्ड है हमारे पास ऊपर की तरफ, इस तरीके से ऐसे एक बॉन्ड हमारे पास ऊपर की तरफ है। तो ये 3 बॉन्ड हुए, देखो 3 बॉन्ड तो ये हैं, 1 2 3 1 2 3। या तो इसे कहो कि बाहर की तरफ आ रहा, या फिर इसे कहो कि ये अंदर की तरफ को जा रहा, और एक बॉन्ड ऊपर की तरफ। तो ये जो व्यवस्था होती है, इस व्यवस्था को हम कहते हैं चतुष्फलकीय व्यवस्था। क्या कहते हैं? चतुष्फलकीय व्यवस्था। अब बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर इसे चतुष्फलकीय व्यवस्था क्यों कहते हैं। देखो क्यों कहते हैं, मैं आपको बताता हूँ इसे चतुष्फलकीय व्यवस्था क्यों कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें होते हैं 4 फलक। 4 फलक का मतलब जैसा आपका कमरा है ना, जिस कमरे में आप पढ़ाई कर रहे हो बैठ के या कहीं भी पढ़ रहे हो, तो उस कमरे में कितनी दीवारें हैं? 4। तो चारों दीवारें 4 फलक हैं। एक छत भी फलक है और एक फर्श भी फलक है। तो कमरे में होते हैं 6 फलक। फलक माने फेस। तो कमरे में 6 फलक होते हैं। इसी तरीके से इसमें 4 फलक होंगे, यानी 4 आप इसकी दीवारें बना सकते हो। अब बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर कैसे 4 दीवारें कैसे बना सकते हैं। देखो मैं बताता हूँ कैसे बना सकते हैं 4 दीवारें। देखो आप देख रहे हैं ना ये 3 बॉन्ड, तो यूँ बताओ इस और इस पॉइंट, ये जो 3 पॉइंट आपको नजर आ रहे हैं 1 2 3, इन तीनों पॉइंट को नीचे से मैं आपको दिखा रहा। क्या इन तीनों पॉइंट पर आप एक त्रिभुजाकार छत नहीं बना सकते हो या प्लेन नहीं बना सकते हो? त्रिभुजाकार प्लेन इस पे रखा जाएगा ना यहाँ, ठीक है, क्लियर होगी बात। अब देखो इसके ऊपर भी तो एक बॉन्ड है, यहाँ भी तो बॉन्ड है एक ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ बॉन्ड है। तो जरा ध्यान से देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट, एक तो फलक यहाँ बन जाएगा, यहाँ भी एक समतल त्रिभुज आप चिपका सकते हो। ऐसे ही एक यहाँ भी तो बनेगा और एक पीछे की तरफ भी तो बनेगा। तो 1 2 3 तो बन गए ऐसे। एक इस पॉइंट और इस पॉइंट को देखो, एक त्रिभुजाकार फलक यहाँ बन सकता है। एक इधर और एक मेरी तरफ 3, और एक इसका फर्श है 4। तो 4 ही तो बने ना फलक।
और जब इसके 4 फलक बने हैं तो सीधी बात है कि भाई 4 फलक बने हैं तो चतुष्फलकीय तो हम इसे कहेंगे ही। तो इस व्यवस्था को ध्यान रखना, इसमें यहाँ भी कार्बन होता है, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन और यहाँ भी कार्बन, हर जगह कार्बन ही होता है। और ये जो बॉन्ड एंगल होता है ना, ये 109 डिग्री 28 मिनट का होता है, यदि ध्यान रखो तो आप। और ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड। तो कितने बॉन्ड हुए सिग्मा? 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं इसमें। अब मैं इसके बारे में और डिटेल में बताऊंगा, जल्दी से पोज करके लिखो, पहले आप पोज करके लिखो बेटे, और बताऊंगा। देखो अभी तक हमने क्या सीखा है हीरे के बारे में, कि कार्बन का शुद्धतम रूप है, और WL ब्रेग ने एक्सरे एक्सपेरिमेंट से पता लगाया था कि हीरे में कार्बन परमाणुओं की त्रिविम चतुष्फलकीय व्यवस्था होती है, यानी हर एक कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड बनाता है जो चतुष्फलकीय व्यवस्था में अरेंज होते हैं और त्रिविम होते हैं। इसके परली तरफ भी होंगे कार्बन परमाणु, बाहर भी होंगे, लेफ्ट में भी होंगे, राइट में भी होंगे, हर जगह होंगे। लिख लिया बेटे? ठीक है, पोज करके आप लिख लिया करो, जरूर पोज करके लिख लिया करो। वैसे तो आपको पता है कि टेलीग्राम पर जो आपका चैनल है KMD सहारनपुर, ये चैनल टेलीग्राम पर भी है, और टेलीग्राम पर केवल नोट्स के लिए ही है। उसमें आलतू फालतू की कोई भी चीज़ आपको नहीं मिलेगी। उसमें सिर्फ आपको एक डेफिनेट सीक्वेंस में PDF नोट्स ही मिलेंगे, पता है ना इस बात का? उसमें आपको डेफिनेट सीक्वेंस में PDF नोट्स ही मिलेंगे। KMD सहारनपुर आप सर्च कर सकते हो टेलीग्राम पर, यदि आपके पास टेलीग्राम एप्लीकेशन है। तो हमने 2 बातें पढ़ी हीरे के बारे में। अब मैं बहुत सारी बढ़िया बढ़िया बातें हीरे के बारे में आपको बताऊंगा। देखो सबसे पहली बात यहां से बताता हूं, तो हेडिंग लिखते हैं गुण। गुण लिख लो या विशेषताएं लिख लो, कुछ भी लिख लो आप। हीरे के कुछ गुण बताता हूं। हीरे का सबसे पहला गुण यह है कि इसमें जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं ना, नंबर 1 डाल के लिखता हूं, सिग्मा बॉन्ड। कोई पूछता है हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु कितने सिग्मा बॉन्ड बनाता है, तो आपका जवाब होना चाहिए 4। कैसे? देखो कार्बन परमाणु एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये है, एक ये है और एक बॉन्ड ये है तो यहाँ भी कार्बन परमाणु ही, और बना तो रहे होंगे ये भी इसी तरह के बॉन्ड। पर यदि इस कार्बन परमाणु को आप देखते हो तो इसमें मैंने आपको 4 बॉन्ड दिखा दिए, और 4 बॉन्ड सिंगल हैं, तो सिंगल बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? सिग्मा। ये चीज़ मैंने आपको सिखा रखी है कि यदि कहीं सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा होगा, यदि कहीं डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा 1 पाई होगा, और यदि कहीं ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा 2 पाई होंगे। सिखा रखी है ना ये बात, ध्यान रखना इस चीज़ का, इसकी ज़रूरत पड़ती है बहुत ज़्यादा। तो इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हुए? 4। अब मुझे यूँ बताओ कि जब सिग्मा बॉन्ड 4 हुए तो कक्षक भी तो 4 ही होंगे जो संकरण की क्रिया में हिस्सा ले रहे होंगे। और जब 4 कक्षक संकरण की क्रिया में हिस्सा ले रहे हैं तो संकरण क्या बनेगा? एक तो कक्षक उन 4 में से S का होगा और 3 कक्षक होंगे P के, तो संकरण हुआ sp3। तो दूसरी और काम की बात हमें सीखने को मिली, नंबर 2 कार्बन का संकरण। हीरे में या डायमंड में कार्बन का संकरण क्या होता है? कार्बन का संकरण होता है sp3। ये भी सवाल आता है पेपर में, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड हमने किसके देखे हैं? कार्बन के सिग्मा बॉन्ड देखे हैं, ध्यान रखना। सिग्मा बॉन्ड किसके देखे हैं? कार्बन के। तो हर एक कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड बनाता है? 4। ये बनाए, इस कार्बन ने 4 सिग्मा बॉन्ड। और जब 4 सिग्मा बॉन्ड है तो कक्षक कितने हैं? 4, जो संकरण की क्रिया में हिस्सा ले रहे हैं। उनमें से एक कक्षक तो किसका होगा? S का, और 3 कक्षक किसके होंगे? P के। तो ये कक्षक S का है और ये तीनों किसके हैं? P के। तो इसलिए संकरण क्या हो जाएगा? sp3। तो इसलिए हमने दूसरा पॉइंट लिखा कि संकरण होता है sp3। तीसरी बात, इसमें 2 कार्बन के बीच का जो बॉन्ड लेंथ होता है ना, 154 पिकोमीटर होता है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक का बॉन्ड लेंथ। तो आप बॉन्ड लेंथ कह दो या बंध दूरी कह दो, एक ही बात है। बंध दूरी या बॉन्ड लेंथ होता है हीरे में 154 पिकोमीटर। इसमें से क्वेश्चन आते हैं ना, 154 पिकोमीटर बॉन्ड लेंथ होता है, ध्यान रखना, ठीक है। और चौथी बात,
हीरा बहुत अधिक कठोर होता है, बहुत कठोर। हीरा क्या होता है? बहुत अधिक कठोर। अब सवाल यह है कि सर हीरा बहुत कठोर क्यों होता है? तो कारण बताता हूं, क्योंकि हीरे में त्रिविम सहसंयोजक नेटवर्क संरचना पाई जाती है। कार्बन परमाणुओं की त्रिविम सहसंयोजक नेटवर्क कहते हैं जालक को। ठीक है, तो कारण बता सकते हो, क्योंकि त्रिविम माने 3 डाइमेंशनल, त्रिविम सहसंयोजक, त्रिविम सहसंयोजक, त्रिविम सहसंयोजक नेटवर्क को आप कह सकते हो जालक। ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं जालक, जालक संरचना। इसके कारण ही इस संरचना को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इसलिए बहुत ज़्यादा कठोर होता है। डायमंड बहुत कठोर होता है। आपको पता है ना कि डायमंड से हम किसी भी चीज़ को काट सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों को काटने के लिए जो कटर होते हैं ना, उनके टिप पर, उनके आगे जो पेन होता है काटने का, जैसे मान लो हमें शीशा काटना है, तो शीशे को काटने के लिए जो हम यूज़ करेंगे पेन या पेंसिल, जो भी कहते हो आप उसे, या कलम, उसके आगे टिप पर डायमंड भी लगा होता है। तो कुछ कंपनियां डायमंड लगाती हैं और कुछ कंपनियां दूसरे प्रोडक्ट भी लगाती हैं, पर डायमंड होता है बहुत हार्ड, कठोर है, तो शीशे को आराम से काट देगा। या बहुत सारी चीज़ों को काटने के लिए हम डायमंड का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्या होता है? कठोर होता है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा कठोर है, इसीलिए एक बात और बताता हूँ, हीरे का जो गलनांक होता है ना, वो बहुत अधिक होता है। तो आप लिख सकते हो गलनांक बहुत अधिक। हीरे का गलनांक क्या होता है? बहुत अधिक। अब बहुत अधिक गलनांक का मतलब क्या है? कारण तो पता चल गया आपको, त्रिविम सहसंयोजक नेटवर्क जालक संरचना है या नेटवर्क संरचना है, पर इसका गलनांक जो है वो लगभग 3843 केल्विन होता है। अब देख लो कितना गलनांक है इसका, बहुत ज़्यादा गलनांक होता है हीरे का। ठीक है, नंबर 6, इसकी जो बंध दूरी है ना, बॉन्ड लेंथ कितना है? बंध दूरी 154 पिकोमीटर, बहुत कम है। बंध दूरी बहुत कम, बंध दूरी बहुत कम होने के कारण, बंध दूरी बहुत कम होने के कारण क्या होगा कि इसके जो कार्बन परमाणु होते हैं ना हीरे में, बंध दूरी कम है तो कार्बन परमाणु ज़्यादा पास पास होंगे, और जब कार्बन परमाणु ज़्यादा पास पास होंगे तो घनत्व बहुत ज़्यादा होगा हीरे का। तो यहाँ लिखा है बंध दूरी बहुत कम होने के कारण घनत्व बहुत अधिक। तो हीरे का घनत्व बहुत अधिक होता है। हीरे का घनत्व बहुत अधिक क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि हीरे में जो बॉन्ड लेंथ है, यानी कार्बन परमाणुओं के बीच की दूरी बहुत कम है। ठीक है, और दूरी कम है तो वे पास पास होंगे, और पास पास होंगे तो बॉन्ड लेंथ कम होने के कारण पास पास होंगे तो घनत्व तो ज़्यादा होगा ही। ठीक है, कितना होगा? लगभग 3.51 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, इतना घनत्व होता है इसका। 1 घन सेंटीमीटर में 3.51 ग्राम इसका द्रव्यमान होगा। ठीक है, आपको बताया ना, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। नंबर 7, ये जो हीरा है ना, ये विद्युत का कुचालक होता है। तो एक गुण ये भी ध्यान रखना है, विद्युत का कुचालक। हीरा विद्युत का क्या होता है? कुचालक। ठीक है, हीरा विद्युत का क्या होता है? कुचालक। अब बच्चे पूछते हैं कि सर क्यों होता है विद्युत का कुचालक? तो वैसे तो आपको पता है भाई, विद्युत का चालन, विद्युत सिर्फ 2 कंडीशंस में चल सकती है। विद्युत धारा नॉर्मली, करंट या तो जब चलता है किसी पदार्थ में जब उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन हो, और हीरे में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। सवाल ये खड़ा होता है कि सर क्यों नहीं है हीरे में मुक्त इलेक्ट्रॉन? तो हीरे में मुक्त इलेक्ट्रॉन इसलिए नहीं है क्योंकि हीरे में जो कार्बन परमाणु है ना, कार्बन परमाणु की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4, और चारों इलेक्ट्रॉन ने ही 4 बॉन्ड बना लिए। देखो 1 2 3 4,
जब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन थे और चारों इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर लिया, तो इसका मतलब कार्बन के पास कोई खाली इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं है। और जब कोई खाली इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, तो फिर करंट को सप्लाई कौन करेगा जब कोई खाली ही नहीं है। ठीक है, जब कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ है नहीं तो करंट को सप्लाई कौन करेगा। तो या तो किसी पदार्थ में करंट तब सप्लाई होता है जब उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, जैसे मेटल्स, धातुएं। आपको पता है धातुएं विद्युत की सुचालक क्यों होती हैं? क्योंकि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। ठीक है, या फिर कोई पदार्थ विद्युत का सुचालक तब होता है जब उसमें मुक्त आयन पाए जाते हैं। तो इसमें तो आयन का तो कोई जिक्र आ ही नहीं रहा बिल्कुल भी, तो इसमें कहां से होंगे मुक्त आयन? मुक्त आयन भी नहीं होने के, मुक्त इलेक्ट्रॉन भी नहीं। तो इसलिए तो यहां तो हम बात करेंगे विद्युत का कुचालक है, चूंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन वह लिखना चाहो तो लिख देना, वैसे मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत है, वह मुक्त आयन, मुक्त इलेक्ट्रॉन व मुक्त आयन अनुपस्थित या नहीं होते। ना तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है और ना तो इसमें मुक्त आयन है, तो इसमें करंट कैसे सप्लाई हो जाएगा? करंट तो सप्लाई हो ही नहीं सकता है। ठीक है, अच्छा वैसे एक बात बताऊं आपको, अब तो वैज्ञानिकों ने बहुत ज़्यादा खोज कर दी। उन्होंने देखो, मुक्त इलेक्ट्रॉन की बात तो हम तब करते हैं जब किसी ठोस पदार्थ में करंट सप्लाई करना हो, जैसे मेटल्स में। अब हीरा तो ठोस है ना, तो ठोस है तो मुक्त आयन की तो बात यहाँ करेंगे नहीं। आप लिखना चाहो लिख सकते हो, पर खाली मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित लिखोगे तब भी काम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और मुक्त आयनों की बात हम तब करते हैं जब किसी लिक्विड में करंट सप्लाई करना हो, जैसे किसी विद्युत अपघटक के विलयन में करंट सप्लाई इसलिए होता है क्योंकि उसमें मुक्त आयन पाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर बात? तो ध्यान रखना इस चीज को। वैसे तो अब तो वैज्ञानिकों ने ऐसी चीजें भी खोज दी कि हवा में ही करंट सप्लाई हो रहा, हवा में करंट चलता है ना, पता है आपको? पता होगा, हवा में भी करंट चलता है। तार यानी धातु में करंट चलता है, विद्युत अपघटक के विलयन में करंट चलता है, पर हवा में भी करंट चलता है। जीता जागता उदाहरण तो यह है कि मुझे यूं बताओ कि जब बादल कड़कते हैं तो उनसे बिजली चमकती है, और बिजली जो है वो विद्युत धारा ही तो है। बिजली आसमान से धरती पे आगे गिरती है तो हवा के थ्रू ही तो आगे गिर रही हो, तो हवा में करंट चलता है। पर इसका छोटा और जीता जागता उदाहरण है मेरे पास। बिजली तो एक खतरनाक विद्युत धारा का प्रवाह है आसमान से धरती की तरफ। पर आप एक बात समझो, आजकल वायरलेस मोबाइल चार्जर आ रहे हैं या नहीं? यूँ बताओ, वायरलेस मोबाइल चार्जर आ रहे हैं ना, तो वो वायु में करंट को सप्लाई करना है। और ये खाली आज की बात नहीं है। आपने जब एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर पढ़ा था तो उसमें एक चीज़ पढ़ाई थी, जूलियस प्लकर और गोल्डस्टीन के प्रयोग। उन्होंने क्या करा था, विद्युत विसर्ग नली, जिसे आप विसर्जन नली भी कहते हो, उसमें करंट सप्लाई कर दिया था। और उसमें विसर्जन नली या विद्युत विसर्ग नली में कोई तार थोड़ा ही था जुड़ा हुआ, ना तो कोई लिक्विड था उसमें, तो गैस ही भर रखी थी। तो हवा में करंट चलाने वाले पहले वैज्ञानिक तो वही थे, जूलियस प्लकर और गोल्डस्टीन। उन्होंने हवा में करंट चला दिया था। विद्युत विसर्जन नली में क्या था, हवाई तो भरी हुई थी, गैस ही तो भरी हुई थी कम दाब पर, तो वहीं चला दिया था उन्होंने करंट। उसका प्रयोग, उसका अनुप्रयोग अब करा कंपनियों ने और वायरलेस चार्जर बना दिए। ठीक है, चलो खैर अगली बात कर रहे हम। विद्युत का क्या होता है? कुचालक। ठीक है, अच्छा ये जो डायमंड है ये बहुत कम क्रियाशील होता है, बहुत कम क्रियाशील, बहुत कम क्रियाशील। हीरा नॉर्मली किसी पदार्थ से क्रिया नहीं करता है। इसका यदि आपको कारण बताना है, सिर्फ यही बताना है कि भाई इसमें कार्बन की त्रिविम व्यवस्था है और कार्बन के परमाणुओं के बीच आकर्षण बल बहुत ज़्यादा है, जिसे तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा चाहिए। तो आप कह सकते हो त्रिविम व्यवस्था, त्रिविम व्यवस्था। इसका कारण यह है कि कार्बन परमाणुओं की त्रिविम व्यवस्था है, वह कार्बन परमाणुओं के बीच जो आकर्षण बल लगता है ना, जिसे आप कहते हो अंतरा परमाणुवीय आकर्षण, वो आकर्षण बल बहुत प्रबल है। तो आप कह सकते हो प्रबल आकर्षण। ठीक है, जल्दी से पोज करके लिखो। अब आप पोज करके लिखो, फिर अगली विशेषताएं बताता हूं। पोज करके लिखो बेटे, लिख लिया? ठीक है, देखो मैंने क्या बताया
कि कार्बन में हर एक कार्बन परमाणु के सिग्मा बॉन्ड कितने होते हैं, 4। फिर बताया कार्बन का संकरण क्या होता है, sp3 क्यों होता है, समझा दिया। बंध दूरी 154 पिकोमीटर, बहुत ज्यादा कठोर होता है क्योंकि त्रिविम सहसंयोजक नेटवर्क संरचना होती है इसकी, इसलिए बहुत कठोर होता है। गलनांक बहुत ज्यादा है इसका, 3843 केल्विन के लगभग है। हीरे की बात कर रहे हैं हम। बंध दूरी बहुत कम होने के कारण घनत्व बहुत ज्यादा है। बंध दूरी कम है तो कार्बन के पार्टिकल्स पास पास होंगे। इतना 3.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसका डेंसिटी है, घनत्व है। विद्युत का कुचालक इसलिए होता है क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे 4 इलेक्ट्रॉन थे और 4 ही इसने बॉन्ड बना लिए। बहुत कम क्रियाशील होता है क्योंकि त्रिविम व्यवस्था है कार्बन परमाणुओं की और प्रबल आकर्षण है कार्बन परमाणुओं के बीच। प्रबल आकर्षण और त्रिविम व्यवस्था के कारण कार्बन और कार्बन के बीच के बॉन्ड को तोड़ना बहुत मुश्किल है, और जब बॉन्ड ही नहीं टूटेगा तो रिएक्शन कहां से हो जाएगी। इसलिए क्या लिखा, बहुत कम क्रियाशील। हम रासायनिक क्रियाशीलता की बात कर रहे हैं यहाँ। पोज तो करके लिख लिया था ना आपने। आपको जहां लगता है ना कि पोज करके लिख लेना चाहिए वहां आप लिख लिया करो। और मैं तो पोज करके लिखने के बारे में केवल तभी बताता हूँ जब बोर्ड भर जाता है कि भाई जो छूट गया आपका आप लिख लो पोज करके। वैसे आप मेरे साथ साथ थोड़ा बहुत लिख लिया करो, ठीक है, जितना हो सकता है। पर समझना बहुत ज़रूरी है, समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ा सी ये बातें जो है ना, ये जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ ये सारे अपने आप में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, ध्यान रखना। तो ऐसा मत सोचा करो कि पूरा ही आएगा। यदि मान लो आपके पास क्वेश्चन आ गया कि हीरे के ऊपर टिप्पणी लिखो, हीरे पर टिप्पणी, तो हीरे पर टिप्पणी जब आप लिखने जाओगे तो यदि मैं आपको 10 पॉइंट आज सिखाऊंगा तो 10 में से 5 तो लिख के ही आओगे कम से कम। इतनी बातें तो ध्यान रखोगे ना। मैं इतनी सारी बातें, इतने सारे जो कंसेप्ट है वो इसलिए बताता हूँ आपको जिससे कुछ तो याद रहेगा ही आपके। मेन चीज़ें तो ध्यान रहेंगी जब इतनी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कशन किया है, ठीक है। अच्छा, एक इसका गुण है कि ये रंगहीन होता है। हीरा कैसा होता है, रंगहीन। कैसा होता है, रंगहीन व पारदर्शक। रंगहीन व पारदर्शक होता है हीरा, ठीक है। कैसा होता है, रंगहीन व पारदर्शक, ध्यान रखना। अच्छा, यदि आप मान लो आपके पास हीरा है, कार्बन, ये लिख दिया मैंने, हीरा है आपके पास यानी कार्बन है आपके पास, और इसका रिएक्शन आपको ऑक्सीजन के साथ कराना है, तो आपको पता है बहुत कम क्रियाशील है, बहुत मुश्किल से रिएक्शन होगी। पर यदि ऑक्सीजन के साथ आपको इसका रिएक्शन कराना है ना, तो हीरे को लगभग 900 डिग्री सी से ज़्यादा ताप पर गर्म करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, आपको गर्म करना पड़ेगा 900 डिग्री सी से ज़्यादा ताप पर गर्म करना पड़ेगा, ज़्यादा ताप पर 900 डिग्री सी से, जब जाके रिएक्शन होगा और बनेगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और सीख लो आप, हेडिंग लिखो उपयोग। उपयोग, हीरे का उपयोग। तो उपयोग में वैसे तो सबको पता ही है हीरे का उपयोग क्या है। भाई पहला उपयोग तो आपको हीरे का ये ध्यान रखना है कि हीरा एक बहुत महंगा आभूषण है, पता है ना आपको। तो सबसे पहले हीरे का उपयोग तो ये है कि हीरे को आभूषण के रूप में प्रयोग किया जाता है। आभूषण के रूप में हीरे का उपयोग होता है, आभूषण के रूप में। हम बहुत सारे ऑर्नामेंट्स हीरे के बनवा सकते हैं, ठीक है। और बनवाते हैं लोग, जो जितना अमीर होगा हीरे का उतना ज़्यादा प्रयोग करेगा आभूषण के रूप में, चाहे उसे अंगूठी बनवानी, रिंग बनवानी, या नेकलेस बनवाना, या ईयर रिंग्स बनवाने, जो भी बनवाना है डायमंड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वो अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव। उसकी जब कटिंग की जाती है ना अलग अलग एंगल पर, तो उसका घनत्व तो ज़्यादा होता ही है। पर आप फिजिक्स में एक चीज़ पढ़ते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक। हीरे का अपवर्तनांक भी ज़्यादा होता है, कांच से भी ज़्यादा है। और जितना ज़्यादा अपवर्तनांक होगा, ध्यान से सुनना, सबकी समझ में नहीं आएगा, पहले ही बता रहा मैं, किसी अरे गहरे नत्थु खेरे की तो समझ में आने नहीं वाला। आपने यदि फिजिक्स को ढंग से पढ़ा है तो आपको एक बात पता होगी कि एक कोण होता है, एक घटना होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है।
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है, अपवर्तन में यदि आप आपतन कोण बढ़ाते चले जाओगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट या इंसिडेंट एंगल यदि बढ़ाते जाओगे, तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि आपकी प्रकाश की किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में नहीं जाएगी, प्रकाश की किरण उसी माध्यम में वापस लौटनी शुरू हो जाएगी, और उस एंगल को, उस कोण को, उस आपतन कोण को आप कहते हो क्रांतिक कोण। क्या कहते हो? क्रांतिक कोण। वह आपतन कोण है जिसके लिए परावर्तन कोण का मान कितना हो? 90 डिग्री हो, या अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो। क्लियर बात? तो हीरा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, अपवर्तनांक ज़्यादा है, इसकी वजह से इसका जो क्रांतिक कोण है वो कम है, और क्रांतिक कोण कम है तो डायमंड के अंदर एक खासियत ये होती है कि प्रकाश की किरण इसके अंदर घुस तो जाती है, प्रकाश इसमें चारों तरफ से घुसता तो है। यदि आपने हीरे का कोई आभूषण बनवाया ना, तो वो हीरा क्यों चमकता है इतना ज़्यादा, उसका कारण पता क्या है? उसका कारण यह है कि हीरे की आपने कटिंग करी, एक तो एंगल उसके बढ़िया बनाए, दूसरी बात उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, अपवर्तनांक ज़्यादा है, तो प्रकाश की किरणें हीरे के अंदर एंट्री तो कर जाती हैं, पर हीरे से बाहर नहीं निकल पाती, वे अंदर ही अंदर घूमती रहती हैं। तो प्रकाश की किरणें अंदर तो सारी जाएंगी, पर बाहर कोई नहीं निकलेगी, अंदर अंदर घूमेगी, तो वो चमकेगा बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा उसके अंदर शाइनिंग आएगी। इसलिए इसके आभूषण बहुत महंगे होते हैं हीरे के, हीरा बहुत महंगा होता है। दूसरी बात यह है कि हीरा कठोर है, ठीक है, कठोर है, तो इसका प्रयोग हम अपघर्षक के रूप में भी करते हैं। अपघर्षक, अपघर्षक कहते हैं किसी भी चीज को रगड़ने के लिए, क्योंकि हार्ड है ना बहुत ज़्यादा, तो अपघर्षक के रूप में भी हम हीरे का प्रयोग करते हैं। वैसे तो बहुत सारे इसके उपयोग हैं, पर आपको मुख्य मुख्य उपयोग बता रहा मैं आपको। मैं बता रहा कि हीरा बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो बहुत सारी पदार्थों की कटिंग में, बहुत सारी चीज़ों की कटिंग में भी हीरे का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जो नॉर्मल काम करने वाले लोग हैं उनसे आप पूछ सकते हो, यदि किसी कारपेंटर को जानते हो, तो जो शीशा होता है ना, शीशा, उसे काटने के लिए जो कलम यूज़ करते हैं उसके टिप पर भी डायमंड लगा होता है, हीरा, ठीक है, भले ही वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली ना हो। सारे हीरे कॉस्टली हों ये ज़रूरी तो नहीं है, ठीक है, हीरे भी कई अलग अलग तरह के होते हैं। अब जल्दी से हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे पोज करके लिखेंगे, पोज करके लिखेंगे बेटे, लिख लिया? ठीक है। तो बेटे मुझे उम्मीद है हीरे के बारे में बहुत सारी बातें आपके समझ में आई होंगी। कल मैं आपको पढ़ाऊंगा ग्रेफाइट, ठीक है, कार्बन का दूसरा अपर रूप ग्रेफाइट। बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।